जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं कार्बन तथा इसके यौगिक के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगली टॉपिक पे बात करता हूं, कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले सहसंयोजक बंधन। और पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने बात किया था कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, उस चैप्टर का नाम कार्बन तथा इसके यौगिक क्यों पड़ा, साथ ही साथ कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, इसका अंत बोहलर ने किस प्रकार किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत के अंत होने के बाद मेथेन का संश्लेषण, उसके पहले एसिटिक अम्ल का भी संश्लेषण हुआ था, ये किसने किया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग इसको बात करते हैं कार्बनिक यौगिक में सहसंयोग बंधन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सहसंयोग बंधन क्या है। वैसे आप इसके पहले शायद जानते होंगे कि सहसंयोग बंधन क्या है। रासायनिक बंधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है आयनिक बंधन, जिसको हम लोग वैधु संयोजक बंधन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। और इसके अलावा भी एक अन्य बंधन होता है जिसको कहा जाता है उप सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में क्या होता है कि दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह अंततः धनायन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसमें चूंकि आयन पाए जाते हैं और इसी वजह से हम इसे वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से भी जानते हैं। आयन पाए जाने के कारण ही जब हम इसे लिक्विड अवस्था में लेते हैं या द्रवीय अवस्था में लेते हैं तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है, जबकि ठोस अवस्था में ये जो कंपाउंड होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई प्रकार के कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि ठोस NaCl क्या है, तो NaCl एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ये आयनों के द्वारा होता है। इसमें एक धन आयन होते हैं, एक ऋण आयन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये जो ठोस अवस्था में होगा ये विद्युत का कुचालक होता है, और जबकि द्रवीय अवस्था में या जलीय विलयन में जब हम इसे लेते हैं तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसके द्रवणांक क्वथनांक भी काफी उच्च होते हैं। इनके अंतर आणविक बल इतने मजबूत होते हैं कि इनको बहुत अधिक उष्मीय ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर इनके अणु विघटित होते हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि अधिक ऊर्जा पाकर ये इनके अणु टूट रहे हैं, अतः इनके द्रवणांक क्वथनांक उच्च होंगे। जबकि इसके ठीक अपोजिट यदि हम सहसंयोजक बंधन की बात करें तो सहसंयोजक बंधन का जो निर्माण होता है वह इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा इसलिए होता है क्योंकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो दूसरा परमाणु भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही चाहता है। यानी जब दो अधातु के परमाणु होते हैं या दो से अधिक अधातु के परमाणु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के गुण को दिखाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं कर सकते, और इस प्रकार से हम यहाँ पे सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, और ऐसे यौगिक सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जैसे क्लोरीन है, या आप पहले पढ़े होंगे, ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये दोनों क्लोरीन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इस प्रकार से ये Cl2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे आयनिक अणु का निर्माण ना करके ये सहसंयोजक अणु का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी कंपाउंड यदि सिर्फ अधातु के परमाणु के मिलने से बना है तो वह सहसंयोजक बंधन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है यह एक अधातु है, और अधातु होने के कारण ही यह आयनिक बंधन का निर्माण ना करके यह सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंधन के जो गुण होते हैं, चूंकि इसमें आयन की अनुपस्थिति होती है, आयन नहीं पाए जाते, इसमें ठोस अवस्था हो या द्रवीय अवस्था हो या जलीय विलयन में हम ले, या प्रत्येक कंडीशन में विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक चूंकि सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, इसलिए ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों, यदि पूछा जाए क्यों आखिरकार, तो क्योंकि उसमें आयन की अनुपस्थिति होती है। आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं हो सकते हैं।
यदि हम इसके द्रवणांक क्वथनांक की बात करें तो इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच कमजोर वांडर वाल्स का जो आकर्षण बल है वो पाया जाता है। वांडर वाल्स बल बहुत कमजोर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके अणुओं के बीच बहुत ही कमजोर अंतर आणविक बल पाया जाता है, और इसके कारण ही इसके अणुओं को तोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। और इसी वजह से कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और द्रवणांक दोनों निम्न हो जाते हैं और ये विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस प्रकार से सहसंयोग बंधन का निर्माण करते हैं। अब मैं सबसे पहले कार्बन पे फोकस करता हूं कि कार्बन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे आप देखें, जैसे ये कार्बन है और इसकी परमाणु संख्या है 6। आपको पता होना चाहिए कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो जनरली 12 होती है। वैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वैसे तत्वों को कहा जाता है जिनकी परमाणु संख्या तो सेम रहती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। C12, C13, C14 इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। अब यहां पे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 6 इंडिकेट किया गया है ये प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या को घटाकर प्राप्त करते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका द्रव्यमान संख्या, ये आपकी परमाणु संख्या है, और जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके लिए 6 ही होगी। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो के एलिमेंट पद्धति के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 हो जाता है, यानी इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम अष्टक के नियम को पूरा करें या अस्थायित्व को प्राप्त करें, क्योंकि प्रत्येक ही एलिमेंट्स की इच्छा होती है कि हम अस्थायित्व को प्राप्त कर लें। जो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस पहले से ही अस्थायी होते हैं, अक्रिय होते हैं, इसीलिए हम इसे अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ठीक ना। तो वो जनरली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और भाग लेकर अस्थायी बनना चाहते हैं, अणु का निर्माण करना चाहते हैं या आयन का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमाणु, अणु और आयन में आयन और अणु अस्थायी कण होता है, जबकि परमाणु जो होता है एक अस्थायी कण होता है। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही यह रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ये रासायनिक बंधन बनाते हैं, और रासायनिक बंधन या तो ये आयनिक बनाएंगे या फिर ये सहसंयोजक बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि इनको आयनिक बंधन बनाना हो तो ये क्या करेंगे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा के ठीक पहले वाले कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आपको पता होगा। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी भी एलिमेंट्स के रासायनिक गुण निर्धारित किए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किस पे निर्धारित किए जाते हैं? तो इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। साथ ही साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन का निर्धारण चूंकि परमाणु संख्या से होता है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि आपको ऑप्शन में न दिया जाए तो आप परमाणु संख्या भी आंसर दे सकते हैं। तो परमाणु संख्या कहें या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहें, इसके द्वारा हम रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संयोजकता भी ज्ञात किया जाता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो संयोजकता के आधार पर भी ज्ञात किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम रासायनिक गुण का निर्धारण नहीं करते, परमाणु संख्या के आधार पर भी करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करते हैं, साथ ही साथ संयोजकता के आधार पर भी करते हैं। अब देखिए, ये अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहे तो यह या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को इसे ग्रहण करना पड़ेगा। अब बात आती है कि 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या करे आखिरकार। देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6 और प्रोटॉन है 6।
इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल कण होता है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, या दोनों कण यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक में स्थिर होता है। अब देखिए थोड़ी सी आप समझने का प्रयास करेंगे यहां पे, जैसे यह अस्थायी बनने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। मान ले कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये त्यागेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यदि 4 को त्याग दिया तो। और इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? तो जब 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसकी संरचना जो हो जाएगी वो हीलियम परमाणु की भांति हो जाएगी। हीलियम परमाणु की तरह इसकी संरचना हो जाएगी। हीलियम परमाणु की तरह संरचना नहीं, हीलियम परमाणु की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जब इसने त्याग दिया तो आप ये बताएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? तो 4 को त्याग दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बच गई 2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? तो प्रोटॉन तो ज्यों का त्यों है, प्रोटॉन को तो त्यागा नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या 6। तो 6 वो प्लस है और 2 वो माइनस है, तो बचा कितना? तो इसका वैल्यू आपको आ जाता है +4। यानी इस प्रकार से ये C4+ का निर्माण कर लेता है, या C4+ भी आप इसे लिख सकते हैं, या C4+ का निर्माण करता है, या आप इसे ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा भद्दा लगता है देखने में। C पर 4 को प्लस लगाकर भी लिख सकते हैं। तो C4+ का निर्माण करता है। क्या ऐसा संभव है? तो आपके मन में शायद ये आ सकता है, सर क्यों नहीं संभव हो सकता है? थोड़ा सा कल्पना करना, इधर से 6 लोग रस्सी को खींच रहे हैं, उधर से भी 6 लोग रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों के बीच पर्याप्त आकर्षण बल लगेगा, तब यह मुकाबला देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन यदि उधर से 1 आध 2 हट जाए तो चल सकता है, लेकिन यदि उधर से 4 लोग हट जाएं, उसे 2 लोग रहे और इधर से 6 लोग रस्सी को खींचे तो क्या होगा? नेसेसरी रूप से जो 6 लोग रस्सी को खींच रहे हैं वो जीत जाएंगे। आप कहेंगे कि सर उसका इससे क्या संबंध है? तो थोड़ा अब समझने का प्रयास करें। जैसे क्या है, कार्बन में ये 2 कक्षा, ये आपका नाभिक है, ये पहला कक्षा हुआ और ये दूसरा कक्षा हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें थे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं नाभिक के इर्द गिर्द। अब कल्पना करना, थोड़ा सोचना, यदि हम इन चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, पहले क्या था? तो ये प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉनों पर अपना पर्याप्त आकर्षण बल लगा रहा था और इलेक्ट्रॉन भी उसके विरुद्ध में बाहर की ओर आकर्षण बल लगा रहा था, और ये दोनों बल संतुलित में थे और इसी वजह से इसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उधर से 6 लोग और इधर से 6 लोग रस्सी को खींच रहे थे, तो रस्सी या इन लोगों के अस्तित्व पर ज्यादा खतरा नहीं था। यह अलग बात है कि इन दोनों में कोई जीत कोई हार सकता था, लेकिन अब यहां पर आप देखें, यदि आप यहां पर देखते हैं तो प्रोटॉन तो 6 गो है, यानी प्रोटॉन तो अंदर की ओर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचारा अब 2 गो बचा, 4 गो तो चला गया, 4 गो तो कहानी खत्म हो गया। तो अब इनके बीच पर्याप्त आकर्षण बल लगेगा और इतना अधिक आकर्षण बल लगेगा कि इनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, और इस प्रकार से इनका ये जो बाहरी नाभिक था, सॉरी ये बाहरी जो कक्षा था, ये कक्षा समाप्त हो सकता है। और इसी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर C4+ आयन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो बात आती है, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह नियोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर या अस्थायी बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो चले अब इसको भी देखते हैं। देखिए यहां पे, जैसे यदि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 2 8, और ये नियोन जैसी संरचना को, नियोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा 2 8। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको बोलेंगे कि चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, पहले से ऑलरेडी 6 था, 6 और अब 4 को ग्रहण कर लिया तो हो गया 10, ये 2 8 10 को इलेक्ट्रॉन हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है, तो 2 8 10। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो क्या इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है? क्या नहीं ना, ना इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया, ना इसने प्रोटॉन को
त्याग किया है। तो इस प्रकार से इसके पास प्रोटॉन की संख्या 6 ही है। अब समझने का प्रयास करना, प्रोटॉन 6 है, ये 6 को 10 इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहे हैं, यानी अब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बल लगा रहे हैं। ठीक ना। अब ये पर्याप्त आकर्षण बल प्रोटॉनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता है। जितना आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, ये आकर्षण बल नहीं लग पाता है, और इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये कार्बन C4- जो बनाना चाहिए वो C4- भी नहीं बना पाता है। C4- इसलिए क्योंकि यहां पे 10 माइनस है और 6 प्लस है। यदि कैलकुलेशन करें -10 और +6 का तो आपको -4 आता है। तो इस प्रकार से C4- का निर्माण नहीं कर सकता, यानी कार्बन जो होता है वह न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर C4+ बना सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर C4- बना सकता है, यानी ये आयन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और जब ये आयन के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसके पास अब एक ऑप्शन यही बचता है कि वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ही वह कंपाउंड का, यौगिक का निर्माण कर सके। अब देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान ली एक कार्बनिक यौगिक में लेता हूं CH4 मेथेन, जिसका आईयूपीएसी नेम भी मेथेन और कॉमन नेम भी मेथेन होता है। आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेथेन, यदि हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को सजाना होता है। C4 हाइड्रोजन को प्रत्येक हाइड्रोजन को कार्बन परमाणु से घेर लें, और इस प्रकार से आप पढ़े होंगे कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, दूसरा परमाणु भी पहले परमाणु से उतने ही इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो यहां पर इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, और इस हाइड्रोजन ने भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, और इस प्रकार से हाइड्रोजन अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया, हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया। चूंकि इसने इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, या प्रत्येक हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इसलिए कार्बन भी प्रत्येक हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, और प्रत्येक हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये भी अस्थायित्व को पूरा कर लेगा। और इस प्रकार से कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो गई, और इस प्रकार से कार्बन अपने अस्थायित्व को सहसंयोजक बंधन के द्वारा पूरा कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर से मिलेंगे।